नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राजनीति की डगर कितनी मुश्किल होती है और राजनीति कहां-कहां से आदमी को आगे ले जाती है, राजनेता को आगे ले जाती है, उसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और चिंतक। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, आप न सिर्फ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि आज जिस तरीके से राजनीति के अखाड़े में खुद कूद चुके हैं, मैं आपसे ये अनुभव जानना चाहूंगा। टीवी के स्टूडियो में या किसी क्लास में एक चिंतन और आज आम लोगों के बीच में इस तरह से खड़ा होकर बातचीत करना, क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है अजय भाई। दरअसल मेरे बारे में ये धारणा सही नहीं है कि पहले मैं सिर्फ टीवी स्टूडियो या क्लास में रहता था। पिछले 30 साल से इस देश के तमाम जन आंदोलनों के साथ मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, चाहे वो समाजवादी जन परिषद रही हो, हरियाणा में संपूर्ण क्रांति मंच रहा हो, या लोक राजनीति मंच था, जन आंदोलनों का समन्वय था। तो मेरा जीवन का वो हिस्सा जो टीवी पे दिखाई नहीं देता था, वो दरअसल इसी तरह का था। ये मेवात जो इलाका जहां हम बैठे हुए हैं, इस इलाके में मैं पिछले 10 साल से बहुत बार आया हूं। और आप देखिए, दिल्ली की नाक के नीचे मुश्किल से 75 किलोमीटर दूर ये इलाका, ऐसा लगता है आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं जी। उस सब को देखना, सुनना, समझना, लोगों से मिलना और उनका प्यार, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। योगेंद्र जी, अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज की राजनीति बदल रही है और खास करके आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आम आदमी के मुद्दों को उठाने के साथ साथ सांप्रदायिकता को एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है, क्या वाकई में हमारे देश में आज विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण सांप्रदायिकता है? क्या नरेंद्र मोदी और उनके ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विकास नहीं था? क्या आज वो सब कुछ पीछे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? देखिए कैसे शब्दों का खेल है। आपने ही कुछ कहा, आपने ही उसमें पहले कहा सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाया, फिर कहा कि विकास से बड़ा मुद्दा बनाया, फिर कहा वो तो विकास तो मुद्दा है ही नहीं, सांप्रदायिकता को मुद्दा है। आपने ही चमत्कार कर दिया शब्दों का, हमारा तो है नहीं। इस देश के सामने आज बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, देश की पूरी जो लूट मच रही है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही इस मुद्दे के अंदर हुआ है। भ्रष्टाचार के अलग अलग स्वरूप होते हैं और ये जिसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं, वो भी भ्रष्टाचार का ही एक स्वरूप है। भ्रष्ट आचार, ये भ्रष्टाचार ही तो है। तो इन सब मुद्दों को आम आदमी पार्टी उठा रही है, तमाम चीजों को उठा रही है। अब मीडिया की निगाह उनमें से किसी एक पे पड़ जाती है। अचानक मीडिया वाले जागते हैं, उन्हें मुद्दा दिखाई दे जाता है और फिर पलट के हमें कहते हैं आप सिर्फ वो मुद्दा उठा रहे हैं और कुछ नहीं उठा। ऐसा तो है नहीं योगेंद्र ने, आपकी पार्टी ने खुद ही कहा कि आज इस देश में अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ आप लोग डट कर खड़े हैं तो वो है नरेंद्र मोदी। और सांप्रदायिकता आज सबसे बड़ी चुनौती है, आपके तमाम वरिष्ठ नेता कह चुके हैं, खुद अरविंद केजरीवाल भी। आपने दो चीजों को जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? नरेंद्र मोदी जो भारत का सपना है, उस सपने के तीनों अंशों का विरोधाभास पेश करते हैं, तीनों के खिलाफ है। कौन सी तीनों चीजें हैं? एक तरफ लोकतंत्र, जो कि इस देश का सपना है। नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं है, या बताने की जरूरत नहीं है। एक हल्का सा सॉफ्ट अधिनायकवाद के प्रतीक है नरेंद्र मोदी। दूसरा, इस देश का विकास का सपना है, हर अंतिम व्यक्ति की आंख से आंसू पहुंचने का सपना है, वो भी नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट नहीं करते। और तीसरा, ये देश विविधता के सपने पर आधारित है, वहां नरेंद्र मोदी सिर्फ एक वर्चस्व, एक समुदाय के वर्चस्व का प्रतीक है। तो नरेंद्र मोदी तीन चीजों का प्रतीक है और तीनों में वो भारत के संविधान में जो सपना है उसके खिलाफ हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। क्या ऐसा नहीं है जैसा कि कांग्रेस या अन्य पार्टी आज कहती दिखाई देती है कि दरअसल आप सिर्फ बीजेपी के विरोध में खड़े हैं और बीजेपी कहती हुई दिखाई देती है कि ये तो दरअसल कांग्रेस की बी टीम है जिसे कांग्रेस ने खड़ा किया ताकि नरेंद्र मोदी के लिए जो तथाकथित तौर पर एक लहर चल रही है उस लहर को आप रोक सके? अब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, आप कहां हैं? जब हम दिल्ली का चुनाव लड़ते थे तो लोग उल्टी बात कहते थे। तब कहते थे कि हम केवल शीला दीक्षित के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस को हराना चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी की बी टीम है। अब किसकी बी टीम है? मैं समझता हूं कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स को आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में 2 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, अपने स्टूडियो में ले आइए, पहले वो फैसला कर लें कि हम इनमें से किसकी बी टीम है जी। ऐसी बी टीम है जिसने कांग्रेस को धूल चटा दी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हरा दिया, कांग्रेस को दिल्ली की राजनीति से बाहर निकाल दिया,
ऐसी बी टीम भगवान सबको दे, बीजेपी को भी ऐसी बी टीम मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूं इस देश की हर पार्टी को अगर ऐसी बी टीम मिल जाए, पूरे देश की राजनीति की सफाई हो जाए। एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता बातचीत कर रहे थे न्यूज नेशन से, और उन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो दिल्ली में कांग्रेस की हालत पहले से पतली थी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी को दरअसल प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा किया गया कांग्रेस के द्वारा। और देश में चूंकि मोदी की लहर है, उनकी रथ चल रही है, उस रथ को रोकने के लिए, कर्ण का काम करने के लिए आप लोगों को सामने रखा गया है। और दिल्ली के जी ये बात कह रहे थे, तो दिल्ली के ड्राइंग रूम में बड़ी सुंदर सुंदर थ्योरियां बनती हैं जी, देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आप इस टाइम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में हैं, देखिए यहाँ किस कांग्रेस को बचाने के लिए कौन आया है। यहाँ पे कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई है यहाँ से, सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो कि इस वक्त बीजेपी का मुकाबला कर रही है। तो ये जो थ्योरियां हर बार बदलती रहती हैं, एक थ्योरी आपको दिल्ली में सुनाई देगी, दूसरी थ्योरी केरला में जाते जाते वो थ्योरी बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि वहां बीजेपी ज्यादा है नहीं। ये बहुत बड़ा देश है, और जो पार्टी इस देश में यहाँ के राजनीतिक दलों का जो दलदल है उससे मुकाबला करने आएगी, तो कहीं आपको वो कांग्रेस विरोधी दिखेगी, कहीं बीजेपी विरोधी दिखेगी, कहीं पे सीपीएम विरोधी दिखेगी। अलग अलग देश के जो रंग हैं उसके हिसाब से करेंगे। हम तो सिर्फ एक चीज का विरोध कर रहे हैं, इस देश का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है जिसने लूट लिया है इस देश को, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसका जो शक्तिमान चेहरा जहां मिलता है उसके खिलाफ हम भिड़ जाते हैं। आप लोग उसका हिसाब किताब रखते रहते हैं, आपके हिसाब किताब ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपका काम है। हमारे कुछ नहीं होते। युगेन जी, एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बातचीत में मुझसे कहा कि भाई अजय देखो, ऐसा है, अगर आप एक बहुत ऊंची ओहदे पर, बहुत ऊंची जगह पर बैठे किसी व्यक्ति पर छीटाकशी करते रहो तो थोड़ी शोहरत आपको भी मिल जाती है। और यही काम आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने खास कर अरविंद केजरीवाल और आपका नाम लिया था। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वाकई में आप लोग ऐसा समझते हैं? क्योंकि हमें ये बात समझ में आती नहीं, हजम होती नहीं है कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर उन पर आक्षेप लगाकर आप अपने आप को हेडलाइंस में रख सकते हैं? क्या आप वाकई में हेडलाइन हंटर्स हो गए हैं? एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती, या थोड़ा थोड़ा समझ आती है, कि ये बीजेपी के नेता इतने बौखलाए क्यों रहते हैं। जब भी मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों की टेलीविजन पे बातचीत देखता हूं, इनका झगड़ा देखता हूं, मुझे लगता है देवर भाभी का झगड़ा हो रहा है। इतनी मीठी नोकझोंक होती है। जैसे ही आम आदमी पार्टी का जिक्र आता है, बीजेपी के तेवर बदल जाते हैं। कई बार जो बात नहीं कही जा रही होती वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इतना क्यों घबराए हुए हैं, इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? रही बात हेडलाइन हंटिंग की, तो भाई जो इस देश के अंदर अपने ऐसे काम करेगा जिससे देश को खतरा है, उसके बारे में तो हमें बोलना पड़ेगा। अब उसके बारे में देश सुनना चाहता है तो देश सुनेगा, देश नहीं सुनना चाहता तो क्या हैसियत है अरविंद केजरीवाल की, क्या हैसियत है मेरी कि हम कुछ कर सकें? युगेन जी, एक कौतूहल भरा सवाल है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बारे में आपकी पूरी टीम आमतौर पर बहुत तीखी टिप्पणियां करती ही नहीं है। अरविंद जी भी बहुत ज्यादा कोई तीखी टिप्पणी नहीं करते हैं। आप भी जाहिर सी बात है बहुत ज़हीन आदमी हैं, आप इस तरह की टिप्पणियां पहले भी नहीं करते हैं। आप भी आज भी शायद ऐसी बात आपके भाषण में भी मैंने नहीं सुनी। ऐसा क्यों है कि आप लोग जरा नर्म रहते हैं उनके प्रति? क्या कोई खास बात? हमने अपना पहला बड़ा कैंडिडेट किसके खिलाफ उतारा? राहुल गांधी के खिलाफ। तब लोगों ने कहा बीजेपी के खिलाफ नहीं उतारा, आपने राहुल गांधी के खिलाफ क्यों उतारा? क्योंकि दिक्कत है ना, आपके बही खाते की प्रॉब्लम है। आपको हर दिन रात को बैठ के उस बही खाते को मैच करना है। अगर नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ है। पहला हमने कुमार विश्वास को वहां भेजा राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए जी। हमने जिस दिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को उतारा, फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, फिर खाता थोड़ा बैलेंस हो गया। तो ये आप अपना दही खाता थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए। रही बात कड़ी टिप्पणी की, मैं बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करता। रही बात राहुल जी की, उनके बारे में मैंने कई बार कहा है। दिक्कत ये होती है आप लोगों का जिस चीज पे निगाह नहीं पड़ती उसे आप कहते हैं नहीं। मैंने कहा था कि राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है कि वो अपनी प्रोबेशन से सीधा रिटायरमेंट में जा रहे हैं। प्रोबेशन थी पहले, अब 2-4 साल की प्रोबेशन तो हर नौकरी में चलती है। 5 साल की प्रोबेशन, 10 साल की प्रोबेशन। अब जब 10 साल की प्रोबेशन होती है उसके बाद सीधा रिटायरमेंट मिल जाता है। तो अब वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या उसके अंदर ज्यादा करना है? और वैसे भी देखिए, राजनीति का एक सामान्य नियम है, जो
एक सशक्त प्रतिरोध कर रहा होता है, आप उस पे हमला बोलते हैं। जो मैदान छोड़ के भाग गया, उन भागे हुए लोगों पे क्या करना। मैं तो अपने यहां देखता हूं, कांग्रेस के अंदर होड़ मची हुई थी इस इलाके में। क्या सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे थे मुझे टिकट नहीं मिलनी, मुझे मत दे देना टिकट कहीं से। अरे जो टिकट लेने में पार्टी घबरा रही है, उस पार्टी के ऊपर आप हमला करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आज मान लीजिए न सिर्फ एक उम्मीदवार के तौर पर बल्कि एक शीर्षक के तौर पर भी अगर आप आकलन कर रहे होते, एक तरफ नरेंद्र मोदी और जैसा कि आमतौर पर आजकल परिवेश बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और शायद मैदान में अरविंद केजरीवाल, जो कि अपने आप को किसी तरीके से वहां बनाए रख रहे हैं, यही परसेप्शन, मैं विद इन कोट्स परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। आप कह सकते हैं कि मीडिया का परसेप्शन होगा, लेकिन ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक विश्लेषक के तौर पर इस त्रिकोण को आप कैसे देखते हैं? मैंने बार बार कहा है कि इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर इस देश को राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से चुनना पड़े। ये टैगोर का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये मौलाना आजाद का देश है। इस देश को अपने सर्वोच्च नेता में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से चुनना पड़े। क्या है इनके पास लोकतंत्र के लिए? एक वंशवाद का प्रतीक है, दूसरा एक अधिनायकवाद का प्रतीक है। एक पुराने सड़े गले जो पुराना समाजवाद का जो स्वरूप बचा था डोल देने का, उसका प्रतीक है, और दूसरा सीधे सीधे नंगे पूंजीवाद का प्रतीक है। एक वोट बैंक की राजनीति का प्रतीक है, तो दूसरा एक समुदाय के वर्चस्व का प्रतीक है। क्यों चुने भारत इनमें से? ये त्रासदी है भारत के लिए। ऐसी चॉइस को एक्सेप्ट करना अपने आप में हार है इस देश की, इसका हम विरोध करते हैं। हर बार मैंने ये बात कही। योगेन जी, एक हाल फिलहाल एक नई चीज देखने को मिल रही है, जो कि आमतौर पर कम से कम 2009 के चुनाव में देखने को नहीं मिल रही थी। आम आदमी पार्टी का उद्गमन उस समय तक नहीं हुआ था, लेकिन अब जब आपके कई बड़े नेता निकलते हैं, जैसे वाराणसी में भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया गया अंडों से, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, आपके ऊपर भी इस तरह से एक आध वारदात हो चुकी है, आपके कई नेताओं के ऊपर ऐसा हो चुका है। आप क्या इसे छोह की राजनीति देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि दरअसल आप लोगों को डिफेम करने की ये कोशिश है? क्या हो रहा है? मैं समझता हूं बौखलाहट है। ये पार्टियों को पुराना एक दूसरे से डील करना तो आता था, इनके झगड़े हुआ करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बाहर बयान हो जाते थे, फिर शाम को होटल में चाय या कुछ और पीते हुए मामला सुलझ भी जाया करता था। ये आम आदमी पार्टी नामक जंतु जो आ गया है, ये संभल नहीं रहा, क्योंकि इनकी सेटिंग नहीं हो सकती, इसको होटल में शाम को बुला नहीं सकते, इसलिए कहीं ना कहीं बौखलाहट होती है। बौखलाहट न जाने कितने स्वरूप लेती रहती है, बार बार अलग अलग तरह के स्वरूप लेती है। अच्छा योगेन जी, ऐसा क्यों है? आजकल खास करके इस चुनाव में मैं बहुत देर देख रहा हूं, मतलब करीबन 20 साल से तो पत्रकारिता में मैं भी हूं, लेकिन जो एक मीडिया के प्रति अलग तरीके का रुख दिखाई दे रहा है, हर कोई मीडिया को निशाने पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में मीडिया की भूमिका इतनी बड़ी हो गई है? क्या हम लोग वाकई में इतने सर्वविदित हो गए हैं कि हम चीजों को निर्धारित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या दरअसल ये नेताओं का अभाव है जो कि उनकी बातें स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आती हैं और शायद मीडिया के ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं? दो चीजें, एक तो मीडिया का चरित्र और पत्रकारों का चरित्र, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस देश के ज्यादातर पत्रकार ईमानदार हैं, प्रोफेशनल हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया का चरित्र पत्रकार के चरित्र से तय नहीं होता। मीडिया का चरित्र मालिक तय करता है। मीडिया का चरित्र वो लोग तय करते हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मीडिया का चरित्र तो बहुत खतरनाक है जी। चीजों को देखिए, मैं आपको दो चार सिंपल मिसाल बताता हूं और आपसे पूछता हूं, आप बताइए क्या करें हम इसमें। रेवाड़ी के अंदर अरविंद केजरीवाल का रोड शो होता है, 2.5 घंटे तक रेवाड़ी शहर लबालब भरा होता है, गलियां भरी हुई हैं, सड़कें भरी हुई हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। वहां कोने में 6 लोग एक काला झंडा लेके चुपचाप से खड़े हैं। इतनी हिम्मत भी नहीं थी उन लोगों की कि वो आंख उठा के देख सकें, किसी ने पैसा देके भेजा होगा। वो सामने आए, मैंने उनको नमस्कार किया, अरविंद केजरीवाल ने उन पे फूल फेंका। अगले दिन अखबारों में क्या खबर थी? रेवाड़ी में अरविंद केजरीवाल का काले झंडों से स्वागत, केवल काला झंडा खबर थी। 2.5 घंटे रेवाड़ी शहर में क्या हुआ खबर नहीं थी। मैंने एक पत्रकार से पूछा, भाई क्या किया, 2.5 घंटे कुछ दिखाई नहीं दिया? पुराना आदमी था, उसने कहा सर ऊपर से ऑर्डर आए कि सिर्फ ये चीज दिखानी है। एक नहीं, इस देश के 2 बड़े राष्ट्रीय अखबार, एक अंग्रेजी और एक हिंदी, दोनों की तरफ से बात बताई गई, सर ऊपर से ऑर्डर आए थे, मेरा मन नहीं मानता था पर लिखना पड़ा। क्या करें बताइए। खाप के बारे में मुझसे पूछे गए सवाल जी,
मैं अगला सवाल मैंने खाप के बारे में वो कहा जो मैंने हमेशा कहा है जी, ये कि इस देश के हर समाज का एक अपना संगठन होता है और अगर वो राजी खुशी एक दूसरे के झगड़े सुलझाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां जोर जबरदस्ती होती है, जहां कानून का उल्लंघन होता है या फिर हत्या जैसी चीज के पक्ष में बोला जाता है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब इस बात को लेके हरियाणा की हिंदी प्रेस ने लिखा कि योगेंद्र यादव ने खाप का विरोध किया, खाप ने मुझे धमकी दी, और दिल्ली की अंग्रेजी प्रेस ने उसी बयान के आधार पर लिखा कि योगेंद्र यादव ने खाप का समर्थन किया। अब आप बताइए, मैं इस पे हंसूं के रोऊं? आप ही बताइए, इस चीज के बारे में कोई शिकायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किस किस तरह की चीजें हो रही हैं? और दिल्ली के चुनाव से जस्ट पहले 10 दिन तक मीडिया की क्या भूमिका थी? मोटी बात यह है कि ये दिए और आंधी का मुकाबला है, एक तरफ तूफान है, दूसरी तरफ दिया है। इस देश का मीडिया तूफान का हिस्सा बन गया है, वो एक दिक्कत है। और ये कोई केवल भारत की बात नहीं है साहब, इसको भारत में मत देखिए, पूरे दुनिया में मीडिया बहुत ताकतवर हो गया है, लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहा है मीडिया, खासतौर पर मीडिया में जो पूंजी लगी हुई है वो। मैं सिर्फ इसमें एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और मैं जानता हूं कि आप इसका बहुत स्पष्ट जवाब दे सकते हैं। क्या आपको वाकई में इस बात पर एतबार होता चला जा रहा है कि आज मीडिया पूंजीवाद की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, अभी भी ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो कि बहुत सही दिशा में काम करते दिखाई दे रहे हैं, वरना शायद हम और आप यहां बात नहीं कर रहे होते? देखिए, पूंजीवाद का हिस्सा तो खैर मीडिया हमेशा रहा है, दिक्कत पूंजीवाद में नहीं है। दिक्कत यह है पूंजी अपने मालिक के आदेश पे सीधे सीधे खबरों को तोड़ना मरोड़ना, ये इतने बड़े पैमाने पर अब शुरू हो गया है कि बहुत खतरनाक चीज है। आप जैसे पत्रकारों को तो मुझसे भी ज्यादा चिंता करनी चाहिए, इसलिए कि लोग मेरे को तो राजनेता कहेंगे, मैं तो बच जाऊंगा। आप सड़क के ऊपर निकलेंगे, लोग आप पे हंसना शुरू कर देंगे। यही चीज मैं अपने दर्शकों के सामने भी रखना चाहता हूं। अपने 20 साल के इस करियर में आज तक मुझे किसी मालिक ने नहीं कहा कि इस खबर को इस तरीके से रखो। आजकल जो बयानबाजी हो रही है योगेंद्र जी, वो अपने आप में बड़ी अप्रत्याशित है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का एजेंट आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देते हैं, उसका विरोध होता है, आप लोग उनसे उसका जवाब मांगते हैं, और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, जिस तरह की बयानबाजी आजकल हो रही है, क्या बयानबाजी का स्तर यही होना चाहिए था? आपकी पार्टी के भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो ऐसे अनर्गल बयान देते हैं जिसे चर्चा करते हुए भी शायद टीवी पर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब जब हमारी तरफ से कोई अनर्गल बयान गया है, हमने स्पष्ट रूप से माफी मांगी, हमसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, हमें जवाब भी देना पड़ता है। मोदी जी से सवाल पूछने की हिम्मत किसकी होगी? आप पत्रकार हैं, मैं आपको आप सामने चुनौती दे रहा हूं। देखिए, किस पत्रकार की हिम्मत है इस देश में कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ ले, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं? किसी की हिम्मत नहीं है। और उसके बाद बाकी सारे कयास अवसर लगते हैं। बात है, अवसर मिले तो हम में से कोई इसे चुकेगा नहीं। सब देखिए, अवसर कैसे, क्या आप ये बात इस देश की जनता को बताते हैं कि मोदी जी एक इंटरव्यू नहीं देते? क्या ये बात इस देश की जनता तक पहुंचती है कि राहुल गांधी ने इतने सालों तक किसी पत्रकार से बात नहीं की? नहीं, हम कहते हैं वो नहीं करते हैं, और उसको ढकने का। अगर अरविंद केजरीवाल 2 महीना जवाब न दे, मीडिया को कोई प्रश्न उत्तर न दें, इतना बड़ा बवेला हो जाएगा साहब उसके बारे में। तो पर मोदी साहब तो साहब हैं, राहुल गांधी तो साहब हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो लोग बात नहीं करना चाहते हैं, आप किसी के मुंह में जबरदस्ती माइक डालकर बात तो करवा नहीं सकते। वो नहीं बात करना चाहते, मीडिया नहीं फेस करना चाहते, ये बात तो तय है। पर क्या इस देश के एक सामान्य दर्शक को ये बात पता है कि नरेंद्र मोदी मीडिया के सवाल फेस नहीं करना चाहते? कम से कम न्यूज नेशन के दर्शकों को तो पता है योगेंद्र जी, क्योंकि ये बात तो मैं हमेशा कहता रहता हूं। अगर ये लोग नहीं बात करना चाहते तो आप जबरदस्ती जबरन नहीं करा सकते। एक चैनल की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मीडिया के चरित्र की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की रैली की फुटेज आप नहीं ले सकते, फुटेज वो तय करते हैं और आपको वो फुटेज पिक करनी पड़ती है। ये बात इस देश के सामान्य दर्शक को नहीं पता है। किस एंगल से उनकी फोटो ली जाएगी वो तय करते हैं, ये आप दर्शकों को नहीं बता पाते। आप मतलब पूरा मीडिया, इस देश का मीडिया नरेंद्र मोदी की सच्चाई दर्शक देश के सामने रखने से डरता है। नरेंद्र मोदी चाहते नहीं है और मीडिया चुपचाप इसका पार्टनर बन गया है। और कोई नेता ऐसा काम करे उसको उल्टा लटका देगा मीडिया, ये नहीं हो पाता है। और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया इस सब का हिस्सा बनता जा रहा है। एक और बड़ा आरोप जो आपकी पार्टी के ऊपर बार बार लगाया जाता है आपके विरोधियों के द्वारा, कि
कि 49 दिनों की सरकार, आप उसे संभाल नहीं पाए, आप भाग खड़े हुए। क्या वाकई में आपको लगता है कि आपने लोगों का हित किया अपनी सरकार को खुद ही तिलांजलि देकर? आप उल्टा देखिए, आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ है, वो गिर गया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए। अब अजय जी का क्या सवाल होता मुझसे? अजय जी का सवाल होता, आपने कहा था जन लोकपाल बिल के लिए आप सरकार बनाएंगे, आपने कहा था कि आपको राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, लोकपाल बिल नहीं बना, उसके बावजूद आप कुर्सी से चिपके हुए हैं। आप में और दूसरी पार्टियों में क्या अंतर है? शर्म नहीं आती आपको? मैं इतना खूबसूरत सवाल देख रहा हूं आपके चेहरे पे। भैया ये तो रहता, ये करते तो सवाल होता, वो करते तो, आपके दोनों पॉकेट में एक एक सवाल था। नहीं, जो हम विरोधियों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, विरोधियों का सवाल है। सब पहले दिन से अरुण जेटली जी ने खेल शुरू कर दिया था। पहले दिन से जब हमने सरकार बनाने की बात हुई, अरुण जेटली जी आपको व्यक्तिगत तौर पर बड़ा पसंद करते हैं। अच्छी बात है, बहुत। अरुण जेटली जी को वैसे हमारी पार्टी से ही विशेष लगाव है, बहुत ज्यादा। पहले दिन से अरुण जेटली जी ने कहा था कि देखो ये सरकार नहीं बनाएंगे, भगोड़े हैं। पहले दिन से आप देख लीजिएगा उनके बयान। चौथे दिन जब बन गए तो देखा, बताया था ना, कांग्रेस के साथ मिलकर बनाएंगे। दोनों कार्ड जेब में रख के चलते हैं, कभी ये निकाल दिया, कभी वो निकाल दिया। ऐसी चीज का क्या जवाब देना? आप ये सोचिए, हम जिस वायदे को लेके जनता के सामने गए थे, एक चीज हमने कहा था, जन लोकपाल बिल, बोल बोल के हम थक गए थे, लोग भी सुन सुन के थक गए होंगे। अगर वो बिल पास ना होने की स्थिति में हम कुर्सी में बने रहते, हम अपनी आत्मा को क्या जवाब देते? भाई देश बदल गया साहब। लाल बहादुर शास्त्री ने जब ऐसा काम किया था, किसी ने उन्हें भगोड़ा नहीं कहा था, लोगों को कहा था कि नैतिकता है भाई, सम्मान। किसी ने नहीं कहा भाई आप रेलवे के ड्राइवर थे क्या, किसी ने नहीं कहा कि आप भाग क्यों गए, क्योंकि तब एक नैतिक आस्था थी। आज आम आदमी पार्टी वो काम करती है, तो सैल्यूट करने की बजाय ये कहने की कि भाई इस देश की पहली सरकार है जो कह रही है कि हमने एक वायदा किया था, वो वादा हम पूरा नहीं कर पा रहे, हम छोड़ रहे हैं जी। इसको सैल्यूट करने की बजाय कांग्रेस बीजेपी जो स्क्रिप्ट चला देते हैं वो चल जाती है। नहीं तो एक स्क्रिप्ट ये भी चलाई जा रही है कि दरअसल आप लोगों ने सरकार अपनी इसलिए गिरवाई क्योंकि पहला, ए, आप चलाना नहीं चाहते थे, और बी, आपकी नजरें दरअसल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी जहां अरविंद केजरीवाल आसीन होना चाहते हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाने के लिए इस देश के किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है? नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कोशिश कर रहे हैं, क्या बुरी बात है इसके अंदर? ये कहां से थ्योरी आ गई कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ता है? ऐसा कोई संविधान का नियम है? सैक्रिफाइस की बात है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि बलिदान दिया और लोग इससे ज्यादा प्रेरित होकर आपको ज्यादा वोट दे देंगे। ये थ्योरी है, ये लोगों की बीच दिल की बात है। इतनी सारी थ्योरीज हैं, वो पहले सॉर्ट आउट कर लें। या तो वो मान ले कि बलिदान किया, फिर उसके बाद में तो हमेशा दुनिया में जो भी बलिदान करता है उसके बारे में 4 थ्योरी तो चलती हैं कि भाई क्यों बलिदान किया। जो बेचारा आत्महत्या करता है उसके पड़ोसी भी 4 थ्योरी चलाया करते हैं कि आत्महत्या इसलिए हुई, उसलिए हुई। तो या तो मान ले कि बलिदान किया, या कह दें कि भाई भाग गए। कोई एक चीज की होगी ना, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं की होंगी। तो मैं कांग्रेस और बीजेपी वालों से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बारे में जितने भी आरोप हैं वो दोनों एक कमरे में बैठ जाएं। अक्सर वो काफी आराम से चीजों को सुलझा लेते हैं। वो एक कमरे में बैठ जाएं, सुलझा लें कि कौन से आरोप लगाना चाहते हैं। कम से कम दोनों उल्टे आरोप ना लगाया करें, एक आरोप लगा दें, फिर हम उसका जवाब दे दिया करेंगे। योगेन जी, 2 आखिरी सवाल तक, मैं जानता हूं आपका वक्त बहुत कम है आपके पास। अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, हालांकि मैं इससे व्यक्तिगत तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता, कि वो एक फासिस्ट मेंटालिटी के आदमी हैं। वो लोगों की बातें नहीं सुनते हैं, मनमर्जी चलाते हैं, पार्टी में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए किसी को कभी भी काट सकते हैं, बहुत ही स्वार्थी हैं। क्या ये तमाम बातें वाकई में कहीं से भी आपको आज तक प्रमाणित होती हुई दिखाई दी? आपको प्रमाणित होती हुई दिखाई दी क्या? क्योंकि ये तो बात है जो किसके बारे में नहीं कही जा सकती। पलट के मैं आपसे सब बातें कह सकता हूं, हर न्यूज रूम में पता नहीं किसके बारे में क्या बात चलती होंगी। प्रमाण की बात करें, बाकी किसी के बारे में कोई आरोप लगाना वो तो चलता है। देखिए ना, अब हम 25 मिनट से बात कर रहे हैं शायद जी। बातें क्या हुई? आम आदमी पार्टी पे ये आरोप है, आम आदमी पार्टी पे वो आरोप है, आम आदमी पार्टी पे ये आरोप है। भाई इस देश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे भी कोई आरोप है क्या? पिछले 65 साल से इस देश में जैसी राजनीति चल रही है उसके बारे में भी कोई आरोप है क्या? ये जो लूट मचा रखी है इस देश की, उसके बारे में भी कोई सवाल है क्या? कोई सवाल उठता है कि केजी बेसिन के सवाल पे बीजेपी चुप क्यों रहती है?
इन चीजों पे भी पूछे हम सवाल। आरोप तो है जी। ही, कोई प्रमाण हो, प्रमाण पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोग नाराज होकर अपने आप को विड्रॉ भी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या लोगों ने एक बहुत हसीन सपना देखा जो आम आदमी पार्टी के तौर पर सामने आया और फिर शायद वास्तविकता की धरातल पर यह सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है? क्या ऐसा आपको प्रतीत होता दिख रहा है? क्योंकि आप जैसे लोग वाकई में इस पार्टी को एकजुट कर बनाए हुए हैं, लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा हैं। किसी भी एक बड़ी धारा में नई धाराएं जुड़ती भी हैं और लोग बाहर भी होते हैं। खास तौर पे जब इतना तेजी से परिवर्तन हो, आंदोलन से पार्टी बन गई, पार्टी से चुनाव लड़ लिया, चुनाव के बाद सरकार बन गई, फिर राष्ट्रीय चुनाव आ गए, जहां इतना तेजी से बदलाव हो, वहां जाहिर है कुछ साथी पीछे छूट जाते हैं, कुछ गलतफहमियां होती हैं। हर गलतफहमी को हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते क्योंकि उस तरह का समय नहीं है। इसकी वजह से तमाम तरह के गलतफहमियां पैदा हुई हैं, दिक्कतें पैदा हुई हैं जी। लेकिन आप ये भी तो देखिए, जितने लोगों ने छोड़ा है उससे कई ज्यादा गुना लोगों ने जोड़ा है अपने आप को। विवेक जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। हमारी तमाम शुभकामनाएं आपको, और जिस तरीके से आप गलियों में घूमकर लोगों तक जुड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज आप एक दिन जरूर बनेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।